हेलो नमस्कार। आज हमने 25 क्वेश्चन लिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है जिसमें लगभग सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन को लिए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो ये है भाग 3 में। किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 12 से 35 तक। किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया। किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, क्या इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? तो हाँ, इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। अच्छा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्या 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को जो दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया। और अब किस प्रकार का ये संपत्ति का अधिकार है? तो अब ये है विधिक अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में कितने अधिकार है? तो 6 अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, कौन है? तो राजस्थान है। ठीक है, और बात कर लेते हैं, ये क्षेत्रफल में प्रथम थार मरुस्थल कहाँ है? तो ये राजस्थान में ही है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। अच्छा, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ, तांबा का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? तो ये राजस्थान में ही है। अरावली पर्वत यहीं पे है। अरावली पर्वत यहीं पे है। क्या यह सीमावर्ती राज्य है कि नहीं है? तो बिल्कुल यह सीमावर्ती राज्य है। किसके साथ बॉर्डर साझा करती है? तो पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर साझा करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, डिवाइडिंग जो लाइन है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और एक प्रकार का यह पर्यटन राज्य है। ठीक है, और यहाँ ऊँट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊँट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है चूंकि रेगिस्तानी एरिया है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे किले हैं। और किस क्षेत्र में है? तो ये भारत के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन? एक तो लोकसभा हो गया, एक तो लोकसभा हो गया और दूसरा, एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया। एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया। अच्छा, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि विधि होता है कोई भी विधि होता है, ठीक है, ये कानून तब भी बनता है जब लोकसभा राज्यसभा से पारित होके उसके बाद राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तब तक वह पारित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इन लोगों के पास क्या होता है? तो विधायी शक्ति होता है। इन लोगों के पास विधायी शक्ति होता है, यानी कोई भी विधि को ये बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संसद में सर्वोच्च होते हैं। संसद में क्या होते हैं? तो ये सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। जो बाघ सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये किस चीज का प्रतीक है? तो शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। ठीक है, वो ये किस प्रकार का प्रजाति है? तो संरक्षित प्रजाति है। किस प्रकार का प्रजाति है? तो संरक्षित प्रजाति है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में किस वन में पाया जाता है? तो सुंदरबन में। और सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अच्छा, एक बताइए, जो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है किस जीव के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? तो वो शेर के लिए फेमस है। और गिर उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, एक प्रकार का ये जो बाघ है राष्ट्रीय विरासत है और इसको वन्य जीव संरक्षण में रखा गया है। ठीक है, इसका शिकार वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या IUCN के सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। ठीक है, ये भारत का एक पहचान के रूप में है। भारत के क्या है? पहचान के रूप में है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने जो भारत के लिए सबसे पहले झंडा का जो झंडा के जो प्रारूप लिए थे उसमें बाघ का सिंबल था। और चोल जो साम्राज्य था, अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, चोल जो साम्राज्य था उसके झंडा पर भी बाघ का सिंबल था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
पाँच नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर आमतौर पर 365 दिन में लगाती है, लेकिन ये केवल 365 दिन में नहीं बल्कि 365 दिन और 6 घंटा में लगाती है। क्या 365 दिन और 6 घंटा में लगाती है? यही 6 घंटा चौथे वर्ष में 24 घंटा में परिवर्तित हो जाता है और एक दिन बढ़ जाता है, यानी आमतौर पर 365 दिन वाला वर्ष अब 366 दिन का हो जाता है। और जो वर्ष 366 दिन का होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक किस प्रकार का गति है। एक किस प्रकार का गति है जो पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना किस प्रकार का गति कहलाता है? तो यह कहलाता है परिक्रमण गति। कौन सा गति कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है। ठीक है, परिक्रमण गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कौन सा गति कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। एक किस प्रकार का कक्ष है? तो यह किस प्रकार का कक्ष है? तो अंडाकार कक्ष है या फिर दीर्घवृत्ताकार कक्ष है। कितने दिन में लगाता है? तो 365 दिन 6 घंटे में लगाता है और 6 घंटे, और टोटल एक दिन में कितना होता है? तो 24 घंटा होता है, यानी 1/4 दिन भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, 1/4 दिन भी इसको कहा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य कहाँ होता है? तो सूर्य बीच में केंद्र में होता है और सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। और कौन कौन गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। अभी सूर्य पर का आदित्य एल1 ओपेरा को भेजा गया था, जो कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित है। ठीक है, आपको बताना है कि यह किस व्हीकल के द्वारा भेजा गया है। 6 नंबर प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में होती है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1951 ईस्वी में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष यानी इसके अध्यक्ष मुख्य रूप से पीएम ही होते थे। तो पहले पीएम कौन थे? तो नेहरू जी थे। तो नेहरू जी प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद पंचवर्षीय योजना इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। इसमें किया जाता है? तो इसमें नीति निर्माण किया जाता है और इस मुख्य फोकस किस विषय पर रहता है? तो आर्थिक विकास पर रहता है। इसकी समाप्ति कब हो जाती है? तो 2015 में समाप्त हो जाता है। और इसके स्थान पर कौन सा आता है? तो नीति आयोग आता है। इसके स्थान पर कौन सा आयोग आता है? तो नीति आयोग आता है। क्या ये संवैधानिक संस्था है? तो नहीं, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि जब संविधान बना था इस प्रकार की कोई भी संस्था का बात नहीं किया गया था, इसीलिए यह किस प्रकार की व्यवस्था है? गैर संवैधानिक व्यवस्था है। क्या ये किस प्रकार की ये संस्था है? तो ये सलाहकारी संस्था है, यानी केवल सलाह देने का काम करती है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से किस मॉडल को प्रस्तुत करती है? तो विकास मॉडल को प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो नगर था मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रकार का सभ्यता? तो एक नगरीय सभ्यता था। क्या यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का उचित व्यवस्था था? तो बिल्कुल था। सबसे ज्यादा नहर किस सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है स्थल में? तो वो धौलावीरा में, गुजरात के धौलावीरा में देखने को मिलता है। और यहाँ का मुख्य जो ग्रेट बात है, यानी महान स्नानागार है, सबसे फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांसे का प्रयोग इस युग में शुरू हो जाता है। यह एक प्रकार के किस प्रकार का नगर है? तो व्यापारिक नगर है। ठीक है, और यह योजनाबद्ध शहर था। और यह किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? तो पाकिस्तान क्षेत्र में है सबसे ज़्यादा। और भारत में सबसे बड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अच्छा, इसमें क्या लोहा का प्रयोग होता था? लोहा का प्रयोग नहीं होता था। घोड़ा घोड़ा का प्रयोग होता था? तो घोड़ा का प्रयोग भी नहीं होता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो इसका सही जवाब है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। उसका ये एक प्रकार का पवित्र फूल है। सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। राष्ट्रीय पहचान है। और किस प्रकार का पौधा है? तो दलदली पौधा। किस प्रकार का पौधा है? दलदली पौधा है। और ये कीचड़ में उगता है। इसको पंकज या सरोज, ये पर्यायवाची भी हो गया आपका, पंकज और सरोज के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का किसका प्रतीक है? तो स्थिरता का प्रतीक है। ठीक है, स्थिरता का प्रतीक है। और ये
मुद्रा चिन्ह में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? मुद्रा चिन्ह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस विटामिन के कमी के कारण रतौंधी होता है? किस विटामिन के कमी के कारण रतौंधी होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। क्या किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। और ये रतौंधी किससे संबंधित है? तो ये आंखों से संबंधित है। इसको जीरो प्लेथेमिया भी बोलते हैं। क्या जीरो प्लेथेमिया भी बोलते हैं। और विटामिन ए की अगर हम प्रचुर मात्रा की बात करें किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है। ठीक है, गाजर और आम में भी पाया जाता है। अन्य स्रोत की बात करें तो दूध और अंडा में भी पाया जाता है। ठीक है, और यह एक प्रकार का किस तत्व है? तो पोषण तत्व। जो विटामिन होता है आमतौर पर क्या करता है? तो विटामिन जो होता है हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। लेकिन विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है और हमारे दैनिक जीवन की जो कार्य प्रणाली होती है, कोई भी कार्य जो हम लोग करते हैं किसके आधार पर करते हैं? तो उसके लिए होता है कार्बोहाइड्रेट के आधार पर करते हैं। सबसे ज़्यादा हमको ऊर्जा किस चीज़ से प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस चीज़ से प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? तो चावल से होता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? तो चावल से होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करता है। यानी बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को कहा जाता है। यानी प्रोटीन के आधार पर ही हमारा शरीर धीरे धीरे मजबूत बनता है। यानी धीरे धीरे क्या होता है कि जो मोटा होता है, ठीक है, वो प्रोटीन के कमी के प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में अधिकता के साथ ही होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, विटामिन ए का अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1935 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक प्रकार यह किस प्रकार का बैंक है? तो एक प्रकार का यह केंद्रीय बैंक है। किस प्रकार का बैंक है? तो एक प्रकार का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, हर देश का अपना एक बैंक होता है और भारत का क्या है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यह क्या करता है? तो मुद्रा का नियंत्रण करता है। क्या मुद्रा का नियंत्रण करता है? मुद्रा का नियंत्रण किस प्रकार करता है? ठीक है, रेपो रेट के द्वारा करता है। ठीक है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के द्वारा करता है। इसके गवर्नर कौन प्रमुख होते हैं? गवर्नर प्रमुख होते हैं। ठीक है, गवर्नर प्रमुख होते हैं। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है? और क्या करता है? तो मौद्रिक नीति बनाता है। क्या करता है? मौद्रिक नीति बनाता है। वित्तीय स्थिरता लाने का काम कौन करता है? तो आरबीआई ही करता है। नोट जारी का काम कौन करता है? तो आरबीआई ही करता है। ये किस प्रकार का संस्था है? तो नियामक संस्था है। किस प्रकार का संस्था है? तो नियामक संस्था है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? क्या अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। किसको माना जाता है? हॉकी को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ओलंपिक में इसको सफलता मिला है क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर किसी खेल में मिला है तो हॉकी में भी मिला है। इसके सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो ध्यानचंद पुरस्कार है। सॉरी, ध्यानचंद प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यानचंद प्रसिद्ध है और ये एक प्रकार का राष्ट्रीय गर्व है। अच्छा, ये केवल हॉकी भारत का ही राष्ट्रीय खेल नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान का भी है, लेकिन हाल ही में एक करंट का अकॉर्डिंग इसको राष्ट्रीय खेल की दर्जा से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है और यह किस मैदान में है? तो गंगा यमुना के मैदान में है। गंगा यमुना के मैदान में। यहाँ पर जिलों की संख्या कितना है? तो 75 से ज़्यादा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह किस प्रकार का राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, इस प्रकार की भाषा यहाँ पर बोला जाता है तो हिंदी भाषा बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटों की संख्या किस राज्य की है? इसी का है, यानी उत्तर प्रदेश का ही है। सांस्कृतिक यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। क्या सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। 13 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह
कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है लाल हो गया। इसके कारण रंग लाल है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग है। ठीक है, ये कौन सा ग्रह है? चौथा है। पहला कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और चौथा पर कौन सा है? मंगल है। उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। अरुण और वरुण है। ठीक है, ये कौन सा ग्रह है? तो चौथा ग्रह है। और क्या मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म है? मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म है का? नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रह नहीं है। इसके दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। यहाँ पर मंगलयान भारत का एक मिशन छोड़ा गया है और इसमें किसकी उपलब्धि है? तो इसरो की उपलब्धि है। ठीक है, और किस प्रकार का है? तो ये पृथ्वी से समानता रखता है और वो ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में बहुत सारे अनुसंधान मंगल पर किए जाएंगे। 14वां प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी थी। अच्छा, ये कब प्रधानमंत्री बनी? तो 1966 में बनी। इनको गूंगी महिला के रूप में भी जाना जाता था, मतलब शुरू शुरू में ये बोलती ही नहीं थी और बाद में ये आयरन लेडी के रूप में उभरी। बाद में ये आयरन लेडी के रूप में उभरी। ठीक है, आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। नेहरू की पुत्री थी, नेहरू की बेटी थी और इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 1971 के युद्ध में यही पीएम थी। ठीक है, कौन? इंदिरा गांधी। आपातकाल 1975 में 25 जून 1975 में आपातकाल यही लागू की और इसीलिए 25 जून को हाल ही के वर्ष में यानी इसी वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया गया है। इनका नेतृत्व कैसा था? बहुत ही मजबूत था। और किस दल से की नेता थी? तो कांग्रेस दल की नेता थी। ठीक है, और इनका वैश्विक पहचान है कि नहीं है? बिल्कुल है। और महिला सशक्तिकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री वो भी 1966 की इस दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ठीक है, और इसी यकृत को लीवर भी कहा जाता है। इसी यकृत को क्या कहा जाता है? इसी यकृत को लीवर भी कहा जाता है। यह पाचन में सहायक होता है। क्या करता है? पाचन में सहायक होता है। क्या? पाचन में सहायक होता है। इस प्रकार का थोड़ा सा इसकी आकृति होती है, पाचन में यह सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता है पीठ। क्या बनता है यहाँ पर? यहाँ पर बनता है पीठ। ठीक है, और यह किस प्रकार का मदद, ये विष हरण में मदद करता है। क्या? विष हरण में मदद करता है। उसके बाद सबसे भारी अंग है, लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है, और विटामिन का संग्रह यहाँ पर होता है। किस चीज़ का विटामिन का संग्रह कहाँ होता है? अच्छा, विटामिन का संग्रह होता है। अगर विटामिन ए पूछ लिया जाए, सभी प्रकार के विटामिन का संग्रह ये कर लेता है। ठीक है, प्रोटीन का भी संग्रह करता है। ऊर्जा भंडार भी है। क्या? ऊर्जा भंडार भी है, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जीवन के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। जीवन के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, 16वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो गीत है वो है वंदे मातरम। क्या? भारत का राष्ट्रीय जो गीत है कौन सा है? वंदे मातरम है। ठीक, ये इसको लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ में। आनंद मठ का प्रकाशन कब होता है? तो 1882 ईस्वी में। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, यानी 1882 या 1857 के लगभग 15 साल बाद लिखा गया इसको। इससे क्या स्पष्ट होता है? तो राष्ट्रभाव स्पष्ट होता है। किस प्रकार का इससे महत्व स्पष्ट होता है? तो सांस्कृतिक महत्व स्थापित होता है। इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसमें किस चीज़ की स्तुति है? तो मातृभूमि की स्तुति है। ठीक है, राष्ट्रीय पहचान देती है और ऐतिहासिक गीत है। और हाल ही में 7 नवंबर 2025 को इसका 7 नवंबर 2025 को इसका 2025 को इसका 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है? किस नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है? तो गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। किसको? तो भारत की सबसे लंबी नदी किसको माना जाता है? गंगा को माना जाता है। भारत की सबसे लंबी किसको माना जाता है? तो गंगा को माना जाता है। ठीक है, चलिए
इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और भारत के किस भाग में है? भारत के किस भाग में है, यानी उत्तरी उत्तरी भाग में है कि दक्षिणी भारत भाग में है? ठीक है, तो ये भारत के लगभग उत्तरी भाग में है। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमालय से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमालय से होता है। ठीक है, और किस जगह से होता है? तो गंगोत्री से होता है। किस प्रकार की नदी है? तो पवित्र नदी है। ठीक है, आर्थिक महत्व तो इसलिए है क्योंकि इसके किनारे बहुत बहुत ऐसे जितने भी लगभग क्षेत्र है वहाँ पर कृषि बहुत अधिक मात्रा में कृषि पर निर्भरता है, और कृषि में अधिक योगदान के कारण इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। कृषि का ये आधार है। धार्मिक महत्व भी बहुत है, और इसको जीवन रेखा नदी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जीवन रेखा नदी के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में लगभग कितने जिलों से को गुजरती है? तो 12 जिलों से को गुजरती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिला में है? तो पटना में है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और विधि के विशेषज्ञ थे, दलित नेता भी थे, सामाजिक सुधारक थे। अनुच्छेद, बहुत सारे अनुच्छेद इनके अनुशंसा पर लागू किया गया था। ठीक है, इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये संविधान के इनको शिल्पी के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्हीं के द्वारा लिखा गया। क्या? द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और पूना पैक्ट, ठीक, पूना पैक्ट जो कि 1932 में होता है, वह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए था। ठीक है, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में। 19वां प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। H2O क्या है? तो जीवन का आधार है। H2O कहने का मतलब है इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक, द्रव्य अवस्था होती है। किस प्रकार की अवस्था होती है? जैसे पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था होता है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें तो 5 अवस्था होता है। कौन कौन? एक तो ठोस होता है, दूसरा द्रव्य होता है, तीसरा गैस होता है, चौथा प्लाज्मा होता है, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, जिसमें जो प्लाज्मा होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो सबसे ठंडा होता है। ठीक, तो यह किस प्रकार का द्रव अवस्था है? जल की अगर हम बात करें तो यह द्रव अवस्था है। उबालने का बिंदु, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल जमता है कितना पर है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। कितना पर जलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसको सार्वभौमिक विलायक के रूप में जानते हैं। क्या? सार्वभौमिक विलायक के रूप में जानते हैं। अच्छा, पृथ्वी की सतह पर जल कितनी मात्रा में पाया जाता था? लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। कितने भाग पर? 71% भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, यह इसकी पूर्ति किससे होती है? तो मौसम चक्र से पूर्ति होती है। ठीक है, एक वर्षा जल का चक्रण चलता है बढ़िया से। ठीक है, और मानव के उपयोग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इस जल जीवन जो हरियाली मिशन है इसी पर आधारित है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। ठीक है, मोर किस चीज का प्रतीक है? तो मोर है सौंदर्य का प्रतीक। किस चीज का प्रतीक है? तो सौंदर्य का प्रतीक है। इस प्रकार का महत्व रखती है तो सांस्कृतिक महत्व रखती है। इसका एक किस प्रकार का नृत्य करती है? तो पंख निकाल कर अपना नृत्य करती है। इसका पंख बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, राष्ट्रीय पहचान है और वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। लागू कभी हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस मनाया कब जाता है? तो 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अच्छा, 26 जनवरी जब 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है तो इसको हम किस रूप में जानते हैं? इसको हम जानते हैं गणतंत्र
दिवस के रूप में, जो कि अभी आने वाला है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, कमेंट करके बताइएगा। संविधान लागू हुआ था इसी दिन। ठीक है, संप्रभु भारत है अपना, यानी संप्रभु भारत कहने का मतलब है कि हम अपना डिसीजन खुद को ले सकते हैं। ठीक है, हम किसी के दबाव में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पर, किस प्रकार की व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो अम्बेडकर का था। ये किस प्रकार का पर्व था, राष्ट्रीय पर्व। 3 राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। संवैधानिक शासन की व्यवस्था है भारत में, और मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। किस देश से लिया गया है, तो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। और आधुनिक भारत में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर प्रश्न है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। कौन सा स्थान है, तो मासिन राम है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक स्थान वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। ठीक, और मासिन राम है किस राज्य में, तो मासिन राम मेघालय में है। ठीक है, मासिन राम है कहाँ, तो मेघालय में है। अच्छा, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे आता है यानी होता है, तो इसलिए इसका विश्व रिकॉर्ड में इसका नाम है। और यहाँ पर बारिश किसके कारण होता है, तो मानसून प्रभाव के कारण होता है। क्या किसके प्रभाव के कारण होता है, मानसून प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, मानसून प्रभाव के कारण होता है। ठीक, और किस प्रकार का क्षेत्र होता है, एक प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है, और ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर किस प्रकार की मौसम होता है, तो उच्च आर्द्रता होता है। कृषि प्रभावित होती है इससे, और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण का मुख्य कारण ये है कि बादल पट्टी का बनना होता है। ठीक है, वर्षा वितरण में इसका प्रमुख स्थान है, सबसे ज़्यादा बारिश इसी का होता है, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता है। ठीक है, और 23 नंबर प्रश्न है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है, तो पारा को तरल धातु कहा जाता है। क्या, पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। कभी कभी हिंदी में ही मरकरी लिख कर दे दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किस धातु को तरल धातु बोला जाता है, तो पारा को तरल धातु बोला जाता है। ठीक है, इसका सामान्य नाम क्या है, तो अभी बताए ही है, मरकरी है। सामान्य ताप पर यह द्रव्य होता है। सामान्य ताप पर किस अवस्था में होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। जैसे जल किस प्रकार अवस्था में होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है, और जल पृथ्वी पर कितनी मात्रा में पाया जाता है, 71% पाया जाता है, को याद रखिएगा। अच्छा, इसको मापते अच्छा, थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसी मरकरी का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, इसी मरकरी यानी मरकरी यानी पारा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का धातु है, तो विषैली धातु है। किस प्रकार का धातु है, तो विषैली धातु है। इसका घनत्व कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो अत्यधिक घनत्व होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग चांदी जैसा रंग होता है, यानी उजला होता है। इसका रंग कैसा होता है, चांदी जैसा रंग होता है, यानी उजला होता है। ठीक है, किस प्रकार का तत्व है, तो एक प्रकार का रासायनिक तत्व है। और किस में प्रयोग होता है, जबकि थर्मामीटर में प्रयोग होता है, तो सीधी सी बात है, ऊष्मा मापन में प्रयोग होता है या फिर ताप मापन में प्रयोग होता है। थर्मामीटर में प्रयोग होता है। इससे हमारा शरीर का क्या होता है, तापमान माप लिया जाता है। और हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद प्रयोगशाला में भी प्रयोग किया जाता है। क्या, प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन भी हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, तो कृषि वैज्ञानिक थे। कि ये क्या, ऊंच उपज वाले बीज बनाए। क्या बात, ये ऊंच उपज वाला बीज बनाते हैं। ठीक, ऊंच उपज वाले ये बीज बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में हुआ, गेहूँ गेहूँ में उत्पादन हुआ। गेहूँ में उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र है जो पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले जो क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक ये हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या किया गया कि इतना क्रांति आ गया, तो सबसे पहले इसमें खाद और सिंचाई की भरपूर व्यवस्था किया गया। और हरित क्रांति के आने के बाद क्या हो गया कि हमारा खाद्य सुरक्षा हो गया, यानी हम किसी अन्य देश पर डिपेंडेंट नहीं रहने लगे, हम खुद आत्मनिर्भर हो गए। और आज की अवस्था तो ये है कि हम निर्यात भी करते हैं और दूसरे देश की हेल्प भी करते हैं। उस टाइम में हमारे देश में खाने के लिए गेहूँ नहीं होता था, तो 468 बी नमक सुअरों को खिलाने वाला जो अमेरिका था, वो हमें हमारे देश को निर्यात करता था। भारत की सहायता के नाम पर इतना घटिया किस्म का ये गेहूँ हमारे देश में निर्यात होता था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, एल वी शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्होंने के अथक प्रयास के कारण
ये हरित क्रांति आया, ठीक। और इस इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, ठीक, जय जवान जय किसान। और इसको में विज्ञान शब्द किसने जोड़ा? विज्ञान शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जोड़े, और अनुसंधान शब्द किसने जोड़ा? तो नरेंद्र मोदी जोड़े, ठीक है। एलवी शास्त्री के समय में ही 1965 का युद्ध होता है। क्या 1965 का युद्ध होता है, जिसमें भारत की बहुत बड़ी जीत होती है, ठीक है, भारत की बहुत बड़ी जीत होती है। ये हरित क्रांति आता कब है? तो 1960 के दशक में आता है। हरित क्रांति आता कब है? तो 1960 के दशक में आता है। इससे हम आत्मनिर्भर होगा और कृषि में हमारा सुधार होता है। क्या चीज होता है? कृषि में हमारा सुधार होता है। 25 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। 25 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये किस चीज का परिचायक है, ठीक। इससे हमें क्या चीज देखने को मिलता है? तो ये दीर्घायु वृक्ष है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? तो विशाल आकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो विशाल आकार होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, इसका सांस्कृतिक महत्व है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या प्रदान करता है? तो ज्यादातर विशालकाय होता है, तो छाया प्रदान करता है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है, ठीक है। और जीव विविधता के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। और भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये बरगद नहीं था, बल्कि क्या था? पीपल था। अच्छा, कृत त्याग कितने वर्ष की आयु में करते हैं? तो ये 29 वर्ष की आयु में करते हैं। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गया में। गया किस नदी के किनारे है? तब फल्गु या फिर निरंजना नदी के किनारे है, ठीक है। फल्गु या फिर निरंजना नदी के किनारे है, ठीक है। पहला ये गौतम बुद्ध थे, पहला उपदेश कहाँ देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। इनका जन्म कब होता है? तो 468 बीसी में होता है। मृत्यु कब होता है? 483 बीसी में होता है, ठीक है। 400 जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में होता है, ठीक है। और महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण जो घर का त्याग किए थे, घर के त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो इनकी जो मृत्यु हो गई उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, एक कमेंट करके बताइएगा। और जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो स्तूप है वो स्तूप भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या स्तूप भी किस चीज से संबंधित है? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। स्तूप की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्तूप में इस प्रकार का होता है, इसको अंड बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर ये इस प्रकार का एक होता है जिसको हर्मिका बोलते हैं, और एक ऐसे लगा हुआ होता है, इसको यष्टि बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर परिदक्षिणा पथ होता है, और ये बाहर चार दीवारी होती है, और इसको तोरण बोलते हैं, जो कि चारों दिशाओं में होता है, इसको तोरण बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक पथ होता है जिसको वेदिका पथ बोलते हैं। ये जो बना हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर वेदिका पथ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।